देखो न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है. इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deal with nucleus of atoms as well as changes related with nucleus. Nucleus. हेलो. हाँ, अभी आ रही है आवाज. हाँ भैया. तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है. इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इतना ज्यादा क्या हो रहा है इसमें. तो इट इज. अरे यार ये क्या चक्कर है. आप तुमको भी ऑफिस में हो? आवाज आ रही है. हाँ ऑफिस में हूँ. हाँ. ठीक है. ये बार बार निकल क्यों रहा है हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा. एक मिनट को. तो इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस branch of physical chemistry which deals with nucleus of atoms as well as changes related with nucleus. यार ये क्या पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है. As well as changes related with nucleus. ठीक है. तो न्यूक्लियस ऑफ एटम्स और उससे में जो चेंजेस हो रहे हैं वो हम बात करते हैं. अब इसमें क्या है ना कि हम एक नॉर्मल रिएक्शन में क्या करते हैं. इन ए नॉर्मल रिएक्शन एटम्स और चार्ज जो है ना वो बैलेंस रखते हैं. एटम्स एंड चार्ज है ना उसका बैलेंस रहता है नॉर्मल रिएक्शन में. बट इन न्यूक्लियर रिएक्शन जो है न्यूक्लियस इज पार्टिसिपेटेड. तो न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करता है तो हम एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर बैलेंस करता है. ठीक है. न्यूक्लियर रिएक्शन में ऐसा होता है. अभी हम देखते हैं किस तरीके से होता है. फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है बेरिलियम है.
इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, हीलियम पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे बनता है तुम्हारा कार्बन और यहाँ पे तुम्हारा बनता है न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे यू बैलेंस एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। सी 9 + 4 13, 12 + 1 30। सो दैट्स हाउ न्यूक्लियर रिएक्शन जो है ना वो होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है तुम्हारा रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? इट इज अ फिनोमिनन of spontaneous radiation तो इसमें क्या है, एक रेडियो एक्टिव सोर्स है। जैसे तुम्हारा यूरेनियम है, तो उसमें क्या होता है कि जब वो रिलीज करता है ना, वो रेडिएशन रिलीज करता है, स्पॉन्टेनियस रेडिएशन जो है वो रिलीज करता है फ्रॉम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अभी इसका वो डायग्राम से बताऊंगा। Substance is called as radioactivity. अब देखो ये देखते हैं हम कैसे करेंगे। जैसे मेरे पास यहाँ पे ऐसे है कि मेरा क्या है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। ठीक, अब ये क्या है, रेडिएशन रिलीज कर रहा है। रेडिएशन पहचानने के लिए हम क्या कर रखे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है। यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। तो कुछ अल्फा रेज नेगेटिव की तरफ जाती हैं, ये अल्फा रेज है। कुछ इस तरफ जो जा रही है पॉजिटिव साइड, उनको हम बोलते हैं बीटा रेज। जो किसी भी तरफ नहीं जा रही उनको हम बोलते हैं गामा रेज। इनकी करेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे अभी हम। तो 3 टाइप की रेज जो हैं वो जनरेट होती हैं फ्रॉम एन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अल्फा रेज जो कि पॉजिटिव चार्ज की होती हैं तो नेगेटिव की तरफ जाती हैं। बीटा रेज विच आर ऑफ नेगेटिव चार्ज, दे गो टू द पॉजिटिव टर्मिनल। इन गामा रेज दे डोंट हैव एनी चार्ज, they don't go anywhere, they just go straight. मतलब वो बेंड नहीं होगा या फिर बैंड नहीं होगा, सीधा जाएगा। सीधा ही निकलेगा? क्योंकि उस पर चार्ज नहीं है ना। मतलब वो पॉजिटिव नेगेटिव के तरफ भी जाएगा लेकिन बेंड नहीं होगा? नहीं, वो किसी की तरफ नहीं जाएगा, वो सीधे जाएगा। अब रेडियो एक्टिविटी जो है वो 2 टाइप की होती है। एक तो होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या होता है, एमिशन जो होता है ना, एमिशन इज डन बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बाय इटसेल्फ, खुद से ही हो जाता है। आर्टिफिशियल में क्या है, सब्सटेंस डज नॉट exert radiation by itself but on falling radiation from naturally active substance। मतलब जैसे ये सब्सटेंस है आर्टिफिशियल वाला, अभी खुद से रेडिएशन नहीं कर रहा। ठीक है, बट अभी क्या किया,
इस आर्टिफिशियल में मैंने नेचुरल मिला दिया, नेचुरल के साथ हम उसको कर, अब वो रेडिएशन रिलीज करेगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेम स्टेटमेंट, सब्सटेंस डज नॉट exert radiation by itself, but on falling radiation from naturally radioactive substance. तब करता है ना ये, ठीक है, ये डिफरेंस होता है। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा गामा। ठीक है, इसमें क्या है, यहाँ पे है प्रॉपर्टी, टेबल बना रहा हूँ, यहाँ पे है अल्फा रेज, यहाँ पे है बीटा रेज, यहाँ पे है गामा रेज। तो इसका मास जो है अल्फा का 4 AMU होता है, क्योंकि हीलियम का इतना होता है, बीटा का इलेक्ट्रॉन जितना होता है, थर्टी वन होता है केजी में, और ये मासलेस होता है। तुम्हारा गामा रेज जो होता है ना मासलेस होता है, ये गामा रेज एक तरीके से फोटोन होता है। मास के बाद आता है चार्ज, तो चार्ज इसका 4, चार्ज इसका 2 यूनिट होता है, जो z का वैल्यू होता है ना वही चार्ज होता है। बीटा का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वही होता है, 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव का होता है इलेक्ट्रॉन चार्ज। एक तरीके से ये न्यूट्रल रहता है, इसका तो चार्ज होता ही नहीं है। आइडेंटिटी पहचानते कैसे हैं, ये इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, ये इस तरीके से होता है, ये इस तरीके से होता है। इसका स्पीड जो है, गामा का मतलब मास कैसे नहीं होगा? न्यूट्रॉन का भी तो मास नहीं, सॉरी न्यूट्रॉन का तो मास होता है, फोटोन का ही मास नहीं होता ना, फोटोन भी मासलेस होता है। अच्छा, ओके ओके। स्पीड जो है ना ये होता है 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ये होता है नियरली इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, बराबर नहीं होता, नियरली इक्वल, ये होता है इक्वल टू, फोटोन का तो क्या होता का तो इक्वल ही होगा। है स्पीड ऑफ, ठीक है। पेनिट्रेशन नेक्स्ट है, इसमें पेनिट्रेशन, इसमें मिनिमम रहता है क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, इसमें इंटरमीडिएट रहता है, इसमें मैक्सिमम रहता है क्योंकि इसका मास नहीं होता। आयनाइजेशन पावर जो है वो उल्टा हो जाता है, इसका मैक्सिमम रहता है, इसका इंटरमीडिएट होता है, 1 मिनट, और ये मिनिमम होता है। हाँ बोलो। ये पेनिट्रेशन मतलब उस बीटा का ज्यादा फर्क नहीं है मास में अल्फा से? हाँ तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं होता, पेनिट्रेशन का मतलब वो
जब वो रेडिएट होके जा रही है तो वो किसी कोई भी सब्सटेंस उसके सामने आ गया तो उसको वो कितना पेनिट्रेट कर पाएंगे। तो जिसका मास कम होगा तो उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा तो वो ज्यादा पेनिट्रेट करेगी। ठीक है, आयनाइजेशन पावर का क्या मतलब है कि किसी और को आयनाइज करना। लेट्स से रेडिएशन हो रहा है, गामा रेज जा रही है, वो किसी सब्सटेंस पे गिरती है। सब्सटेंस पे गिरने के बाद अगर वो उसके इलेक्ट्रॉन को निकाल देती हैं तो वो क्या हो गया, आयनाइजेशन पावर हो गया एक तरीके से। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, नेक्स्ट आता है व्हाई डज दिस हैपन, व्हाट इज द रीजन व्हाई दिस इज हैपनिंग, कॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी, cause of radioactivity। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी का रीजन क्या होता है, क्यों ऐसा हो रहा है, वाई दिस इज हैपनिंग। ठीक है, हम इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो हम एक एटम की बात करते हैं। एक एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और यहाँ पे शेल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इसमें क्या है n प्लस पी। n क्या है, न्यूट्रॉन्स, p क्या है, प्रोटॉन्स। ठीक है, नाउ प्रोटॉन्स क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। प्रोटॉन्स क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ये क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, तो न्यूक्लियस जो है इज कंसीडर्ड टू बी स्टेबल। nucleus is considered to be stable, but as you can see you have only positive charges in the nucleus because neutrons का तो charge होता ही नहीं है। So if there are so many positive charges particles, then why nucleus is considered to be stable? That is very shocking, right? It should be unstable because of the repulsion of equal kind of charge, isn't it? So the nucleus should be हाँ unstable according to electrostatic force of attraction, force of repulsion among the proton particles. But despite of it, it is stable. Now, ऐसा होता क्यों है? Because there is a nuclear force of attraction. There is a nuclear force of attraction which bind neutrons as well as protons. There is a nuclear force of attraction which is very strong, which create a force of attraction between neutrons and protons. That is why it is stable. समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले लिख रहा हूँ न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। इसका रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये होता है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी का। तो now because of the presence of strong nuclear force of attraction and ratio of neutrons and protons should be balanced for the stability.
मतलब उनका रेशियो जो है ना मेंटेन होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा कम होना चाहिए ना बहुत ज्यादा। तो अब ऑब्जर्व किया गया, नाउ देयर आर सम एलिमेंट्स which show radioactivity. Now why do they show radioactivity? Because they are unstable. तो अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि उनका न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है। और उनका न्यूक्लियस स्टेबल क्यों नहीं है? क्योंकि उनमें एन बाई पी का जो रेशियो है वो मेंटेन नहीं है। देखो रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स है ना, वो मेंटेन होना चाहिए। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऑन observing the elements on observing the elements emitting radiation on observing the elements which are emitting their radiation, जो रेडिएशन एमिट कर रहे थे, साइंटिस्ट फाइंड आउट दैट। तुम साथ साथ में लिखते हो कि नहीं लिखते हो? मैं अभी नहीं, आपको भेज दो उसके बाद। ओके, बट वैसे अभी भी लिख सकते हो क्योंकि इतना सारा टाइम होता है कभी कभी, तो अभी भी लिख सकते हो। बीच बीच में फिर अगर छूट जाए ना तो तुम स्पेस छोड़ सकते हो, तो उससे क्या होगा, तुम्हारे 50% नोट्स तो ठीक कंप्लीट हो है। जाएंगे एटलीस्ट, है ना। यू कैन डू दैट फ्रॉम नेक्स्ट क्लास। फाइंड आउट दैट elements having n by p ratio, elements having n by p ratio 1 to 1.6, n by p मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो 1 to 1.6 आर स्टेबल, वो स्टेबल होते हैं। बट those elements having n by p ratio less than 1 and n by p ratio greater than 1.6, ये 1 से छोटा होगा या 1.6 से ज़्यादा होगा, आर फाउंड टू बी अनस्टेबल, आर फाउंड टू बी अनस्टेबल, उनको वो अनस्टेबल होते हैं। एंड दैट इज वाई दे emit radiation, they emit radiation to become stable। ठीक है, अब एक बार पढ़ लो ये वाला जो मैंने लिखा है और इसको समझने की कोशिश करो। जब n बाई पी रेशियो 1 to 1.6 के बीच में है तब तो वो स्टेबल है, 1 से कम हुआ तो अनस्टेबल, 1.6 से ऊपर हुआ तो अनस्टेबल। और जब वो अनस्टेबल होगा तब तब वो रेडियो एक्टिविटी शो करेगा। ठीक है, अब इसमें ग्राफ बनता है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है, ये है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, वाई एक्सिस है ना, ये है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, ये है जोन ऑफ स्टेबिलिटी, ये है जोन ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी में क्या है, इसको हम बोलते हैं जोन ऑफ स्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी बेल्ट। ये है n बाई पी 1 से 1.6 के बीच में। यहाँ पे n बाई पी क्या होता है, लेस देन 1 होता है। 1 से छोटा है तो अनस्टेबल है और 1.6 से ज़्यादा है तो अनस्टेबल है। बीच में जोन है,
जहाँ पे 1 से 1.6 के बीच में है। तो यहाँ पे क्या है, n बाई पी 1 से 1.6 के बीच में है। ठीक है, समझ में आया? तो ये तुम्हारा रीजन होता है रेडियो एक्टिविटी का, कि ऐसा क्यों होता है, वो इस वजह से होता है। ठीक है, अच्छा अभी क्या है, अभी नेक्स्ट इसी से रिलेटेड जो टॉपिक है ना उसमें टाइम लगेगा, और मैं 8 बजे के बाद यहाँ रुक नहीं सकता। ठीक है, तो हम बाकी का